प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो हमारे मेहमान खास परवेज हनीफ साहब हैं, जो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1986 से पासमानदों के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। आज वो हमारे साथ अपना ख्याल और तजुर्बा बांटेंगे। इस दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू को जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम परवेज हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को आगाज करते हैं कुछ सवालों से। जी, आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है, जबकि कई अन्य मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस मतभेद के पीछे क्या कारण है? देखिए, इस मतभेद के पीछे कारण बड़ा साफ है कि समर्थन करने वालों में और विरोध करने वालों में फर्क यह है कि जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल है और रिलीजियस है, और हम स्टेक होल्डर्स हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसी बात नहीं है कि 12 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी रही है, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान का ये पहला एक ऐसा सही मानों में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है, जो काम अब तक किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो कोई भी मसलक हो या पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखता हो, किसी ने एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के ऊपर जो है, वो पुरानी बात तो मुगलों की आप छोड़ दी, आजकल वैसे ही बहुत मुगलों पे चर्चा हो रहा है, हम उस पे चर्चा पे नहीं जाना चाहते। लेकिन आजादी के बाद में जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद में जब हमारी अपनी सरकार बनी जिसमें वोट की एक अहमियत हुई, उसके बाद से लेकर के अब तक जो अनदेखियां हुई हैं, तो उसमें चाहे वो पार्लियामेंट हो के मेंबर्स हो जिनको चुन करके भेजा गया, आप जानते हैं कि जो पसमानदा है वो 85% और कहीं कहीं 90% है, और 10% खाली जो है विदेशी मूल का मुस्लिम है। तो अब ये जो हिंदुस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसकी इतनी एब्सोल्यूट अक्सरियत है, तो लोकतंत्र में इसकी आवाज होनी चाहिए, इसकी वॉइस होनी चाहिए, इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है, जो नीड है, वो सब अपनी जगह एजेंडा होना चाहिए। तो ये सब कुछ ना होने के बाद जो है, तो आप देखिए कि और जो ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी जगह पर जो है उनका आजकल जैसे जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तुष्टीकरण, तो उनका पॉलिटिकल तुष्टीकरण भी हुआ और आर्थिक तुष्टीकरण भी हुआ, प्रोग्राम्स पे भी हुआ, राजनीतिक भी हुआ। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने एम्पावर्ड हैं कि वो अपनी जगह पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि उनके नीचे की चीज दबी हुई निकलने की बात हुई। तो अब ये जाहिर सी बात है कि वो विरोध करेंगे कि उनके लिए जीने और मरने की बात है। और ये जहां तक जेपीसी की बात है, ये वक्फ की बात हो रही है, चूंकि हम लोग उसी पे केंद्रित रहेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 2024 की बात नहीं है। 2002 में भी जेपीसी एक बनी थी, है? और उसमें जो है वो आप देखिए कि
बाकायदा जो है वो दावा किया गया, ये के रहमान खान कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो है जेपीसी बनी ऐसी वक्फ के ऊपर, तो ये बात तो उस वक्त कही गई थी कि 70% भाग अवैध कब्जे में है। ये बात उस वक्त भी कही गई थी कि इसके जो है वो अवैध कब्जे है, निजी प्रयोग में है। भ्रष्टाचार की भी बात कही गई थी। और ये जो रेलवे की बात है, आज दूसरा वर्जन जो आपके सामने आ रहा है कि ये तीसरा जो है वो मुल्क की जो है इकोनॉमी है, इसमें संपत्ति है, जमीनें हैं। तो ये बात उस वक्त जो है वो जेपीसी जो 2002 में बनी थी, उसने ये बात कही है। ये कोई इस सरकार का ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि नयापन ये है कि भ्रष्टाचार जो वक्फ बोर्ड के है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट में है, जो इसके सिस्टम में है, जो इसमें भाई भतीजावाद है, जो इसमें जिन लोगों के लिए जायज नहीं है, उन लोगों को उसमें जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। तो एक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बात ये जब सामने आई है तो ये इतना हो हल्ला हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये हम स्टेक होल्डर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फायदा जो है लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार भी कर रही है। और जो अमेंडमेंट बिल जो 42 पॉइंट का जो पेश किया गया, उसमें भी पसमानदा की बात कही गई है। पसमानदा का लीगल फ्रेम ओबीसी होता है और एसटीज का होता है, तो उनको भागीदारी की बात हुई है। तो ये अपनी जगह जो है चीज जो है वो नई आई है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। वो लोग विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इल्जाम उन्हीं के ऊपर है। जी सही इस सर। नए बिल से जी इस नए बिल से वक्फ बोर्डों में पासमानदा मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? देखिए, बिल पे ये देखिए, हम लोगों ने जो है वो बाकायदा जो है ये प्रेजेंटेशन किया था, और प्रेजेंटेशन करने के बाद हमने जो है वो बाकायदा इस बात को कही थी, और एक कंसेप्ट भी था। क्योंकि कंसेप्ट ये था कि आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, और इस महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी अपनी जगह पर जो है होना चाहिए। ओबीसी इसमें बिल्कुल साफ है, दलित मुस्लिम भी उसमें मिला हुआ वो बिल्कुल साफ है, ट्राइबल उसमें साफ है। तो अब सवाल ये कि जो बात है वो हम मजहबी बात है तो हल्का सा मजहबी टच जो है दे दें कि 20वां पारा में सूरतुल कसस के 39वें में जो है वो आयत 5 में जो है बड़ा साफ साफ कुरान में ये बात दी है कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए, जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं, उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाए और उन्हें मुल्क का वारिस करें। ये आयत 5 का तर्जुमा है, ये कुरान कह रहा है। वक्फ के बारे में जहां तक बात यह है कि सबसे पहले जो है वो हजरत उमर को मदीने में एक बाग खजूर का जो है वो वक्फ में जो है वो किया गया 600 पेड़ों का। तो आपने जो है हुजूर को खबर दी कि ये इस तरीके का जो है वो गरीबों की खिदमत के लिए और उनको मदद करने के लिए ये बाग जो है वो है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो हुजूर ने उस वक्त जो है ये कहा कि इसको जो है लिख जरूर लिया जाए, इसको जो है खुर्द बुर्द न होने पाए, और इसको बेचा ना जा सके, इस पर गलत कब्जा न किया जा सके। इसका फायदा जो है वो दूसरे लोग, वो लोग जो अपनी जगह मजबूत है, वो कहीं उस पर जो है ना। तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात थी। वक्फ अल्लाह ताला के नाम के ऊपर किसी ने वक्फ किया, कोई भी हो बहरहाल, चाहे वो इस बात की नहीं है कि वो पसमानदा था, कि वो जमींदार था, कि वो कौन था। मुल्क में बंटवारा हुआ 1947 का, और 47 में बंटवारे में जब इधर से उधर जो है 2 करोड़ फैमिली जो है इधर से उधर जो है डिस्टर्ब हुई है, मकान डिस्टर्ब हुए, जमीनें डिस्टर्ब हुई, सब कुछ हुआ। तो ये एक बड़ी तादाद में जो है वो जमीन, घर, मकान और ये इस तरीके की चीजें जो है वो वक्फ की गई। वक्फ करने के बाद में एक वर्ग ऐसा था कि जो यहाँ पर रुक करके जिसने उस चीज को अपनी जगह पर जो है वो चाहे जुबानी वक्फ हो, चाहे मतलब लिखित वक्फ हो, और इस तरीके से वो सब कुछ हुआ। तो ये अपनी जगह पर जो है जो मकसद जो था वो ये गरीब गुरबा की मदद के लिए। अब सवाल ये है कि देखिए, इस्लाम तो सोशल जस्टिस की एक बुनियाद है। जी एक जो कल्चर जो था हमारा, वो जो
यूरोपियन कल्चर था, जो रोमन कल्चर था, उस कल्चर से बिल्कुल हट करके माँ के पेट से बादशाह नहीं होगा, इस बात को कह करके जो है एक सोशल जस्टिस की बात जो है हुजूर ने रखी, और इस्लाम जो है अपनी जगह पर उसके ऊपर बुनियाद पे वजूद में आया। तो अब उस चीज पे जो है वो कंसेप्ट जो है वो यही है। अब वो चीज नहीं है, वो बात कही जा रही, तो उसमें लोगों को परेशानी नहीं। और खास तरीके से आप देखिए जो मजहबी लोग हैं, जो मसलक चला रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो बहुत बड़े बड़े मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं और अशराफ है, तो इन लोगों को जो है वो बजाय इसके कि इसके विरोध का, इसका समर्थन करना चाहिए। अगर सही मानों में आप हमदर्द है तो ये जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक जहर बन गया है। अभी आप देखिए कि एक रिपोर्ट होकर के आती है कि कितनी फर्जी हदीसें, ये सऊदी अरब में बाकायदा रिसर्च करके उस चीज को जो है लेकर के आए हैं कि हदीसें जो है वो कितनी फर्जी जो बना ली गई। तो कि हिंदुस्तान में तमाम मसलक हैं, तमाम एक मनगढ़ंत हदीसें और ये सब करके जो है अगर शोषण हुआ है तो वो पसमानदा मुस्लिम का हुआ है, पॉलिटिकल शोषण भी हुआ है, सोशल शोषण भी हुआ है, हर तरीके से। और उसमें जो है वक्फ भी है। क्या आप समझ रहे हो कि खाली वक्फ की बात है? आप जरा सा ज़कात को देख लीजिए उठा करके, क्या सही तरीके से ज़कात अपनी जगह पर उन गरीबों रिश्तेदारों को या गरीबों के मदद के लिए कोई इज्तिमाई जो है वो काम हो रहा है? नहीं है। मदरसे हैं, मदरसे क्या मसलकी नहीं है? नहीं, क्या वो मसलकी नहीं है? हम तो अपने मसलकी फौज वहां तैयार कर रहे हैं, इस्लाम का काम नहीं कर रहे, हुजूर के आखिरी खुतबे का काम नहीं कर रहे, दीन की बात नहीं कर रहे हैं, कुरान के जो है वो आप उसका जो है वो आयत 5 का जो है वो सूरत कसो 20वें पारे की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कहे हुए चीज को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपने उस चीज को रखा है, किसी तरीके से कैप्चर करें। तो एक जो एक जमींदाराना जो एक मिजाज होता है कि मैं जमींदार हूं और तू जो है वो कारिंदा है, तो ये जो मिजाज है, इस मिजाज ने जो है वक्त में ये पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात आई। कौन नहीं जानता है? मुझे आप बताइए, कौन इससे जो है जिसने वक्त में थोड़ा सा भी काम किया है, या मान लीजिए किसी मस्जिद का मुतवल्ली है या किसी मदरसे का जो है वो अपनी जगह जो है वक्त का मुतवल्ली है, किसी मजार का मुतवल्ली है, किसी कब्रिस्तान का मुतवल्ली है, मुझे बता दे कि क्या वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत है, क्या हालत है कि अल्लाह के नाम के ऊपर सब कुछ हो रहा है, बोलियां लगती हैं। क्या शिकमी किराएदार जो है वो नहीं हो रहे हैं? क्या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को कम में जो है वो ज्यादा पैसे लेकर के और कम में किराएदारी में करके जो है क्या उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है? क्या बड़ी तेजी के साथ में इस चीज में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है? क्या वक्फ बोर्ड को पावर्स जो है वो 1995 का जो संशोधन हुआ, क्या इतनी ज्यादा पावर्स तो नहीं दी गई कि जिसका दुरुपयोग हुआ? तो ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं सही साहब, जिसकी वजह से जो है वो जरूरत इस बात की है कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी हो और ओबीसी का भी पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं। आपने देखा होगा कि इसका विरोध जो राजनीतिक दल के जो जेपीसी के मेंबर हैं वो जो बड़े जोर में कहते हैं कि साहब इसमें जो है स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया गया। अरे भाई, पसमानदा महाज स्टेक होल्डर नहीं है तो और क्या है? इसमें तो ओबीसी के अलावा कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं है, इसमें मुस्लिम एसटीज के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। तो ये 85% मुसलमानों की तर्जुमानी करता है और फील्ड में तर्जुमानी करता है। ये कोई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है जो एक एनजीओ के तरीके से जो है वो चंद जो है वो लोगों को बोला लिया। वैसे भले ही मतलब यह है कि लड़ते घूमे आपस में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन उनका न तो कभी चुनाव होता है। अरे उनसे अच्छे तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ सिख समाज है कि जिनके जो है वो गुरुद्वारे का जो है वो चुनाव ग्रास रूट तक होता है, नीचे से चुन करके ऊपर तक आते हैं। हम कहते हैं उस तरीके से चुनाव करा लीजिए और हम उनको जो है प्रतिनिधि मान लें। हम तो उनको जो है प्रतिनिधि सभा नहीं मानते। इसीलिए ऑल इंडिया पसमानदा महाज जो है खुद अपनी जगह पर अपने हुकूक के, अपने हक के लिए बात करता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अगर ये अमेंडमेंट होगा तो इसमें जो है वो पिछड़े कौमों को, मुस्लिम कौमों को और जनजातियों को और इसके अलावा महिलाओं को मौका मिलेगा। जी, ये वक्फ बाय यूजर का तो जान रहे हैं कि इसे प्रावधान को हटाने का क्या प्रभाव होगा? क्या इससे पासमानदा समुदाय प्रभावित होंगे?
पसमानदा समाज तो देखिए डायरेक्ट ये प्रभावित होना ये तो बात अलग है, लेकिन आपने जो बात वक्फ बाय यूजर की कही ये बात अपनी जगह सही है। ऑल इंडिया पसमानदा महाज ने वक्फ फॉर यूजर को बाकायदा बगैर किसी टच किए हुए एज इट इज स्वीकार करने की बात कही है। हम इस मामले में जो है वो सरकार से हमने लिख करके जो है बाकायदा प्रेजेंटेशन में, खाली एक ही जगह प्रेजेंटेशन दिल्ली नहीं हुआ, हमने अहमदाबाद वो हैदराबाद में जो है ओवैसी का गढ़ जो है वहां पर इस बात को कहा, हमने महाराष्ट्र में कहा, हमने पटना में कहा, हमने लखनऊ की जो है जेपीसी की मीटिंग में ये बात कही कि जो वक्फ बाय यूजर है इसमें टच करने की जरूरत है। मैं खुद एक वक्फ का जो है सेक्रेटरी हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को कि देखिए जो मसाजिद है बहुत सी, वो मसाजिद में ये है कि अमूमन उसका इंतजाम इस तरीके से हुआ करता था कि मोहल्ले में मान लीजिए बस्ती है, अब पंजाब में बहुत सी मस्जिद ऐसी जहां पर कोई बस्ती नहीं है, वहां पर जो है वो सरदार लोग जो है वो गुरुद्वारा बना हुआ तो मस्जिद की झाड़ा पोछी वही कर रहे हैं, उसके वजूद को कायम किए हुए हैं। तो ये इस तरीके से जहां कहीं आबादी थी उस दौर में जो डिवीजन हुआ उसमें इस तरीके की पोजीशन हो गई, बहुत सी जगहें ऐसी हुई जो बिल्कुल गैर मुस्लिम की हो गई। लेकिन मस्जिद कोई ऐसी चीज तो है नहीं उठा करके सर पे रख के ले जाएगा, उसका वजूद है। तो जहां कहीं मस्जिद में वहां के लोग नमाजी नमाज पढ़ते थे, वही अपने जो है उसको मैनेज कर लेते थे और मैनेज करने के बाद अपने आप ही उसका इमाम बना लेते थे, खुद ही चंदा करके उसको चलाते थे। तो ऐसी मस्जिदों को एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई वक्फ बाय यूजर, ये इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वो वक्फ है। इसको अगर आप ढूंढिए कि कहाँ कागज है, कहाँ क्या है, ये कहाँ क्या है, ये कोई खाली एक भोकाल बनाने की बात है। देखिए रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है राजस्व का, उसके नक्शे होते हैं 1940 में जो है वो एक सबसे बड़ा सर्वे हुआ और उसमें कोई जगह ऐसी नहीं है जो अपनी जगह आइडेंटिफाई ना हो। अब आइडेंटिफाई जो है वो अगर किसी नक्शे में किसी फला मोहल्ले में फला जगह पर एक मस्जिद जो है वो बाकायदा लिखी हुई है, तो अब आप ये बताइए कि वो जब मस्जिद लिखी है तो क्या कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे उसको मिटा करके मस्जिद की जगह मंदिर कर दिया जाएगा या गुरुद्वारा कर दिया जाएगा या उसको मिटा दिया जाएगा? कोई नहीं मिटा सकता। तो ये एक भौकाल बनाया गया वक्फ बाय यूजर का, इस तरीके की मस्जिद है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ शायद 60-70% जो है वो मस्जिद इस तरीके की है, लेकिन भोकाल बनाने के लिए कि साहब उस पर कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तान पे कब्जा हो जाएगा, मजारों पे कब्जा सरकार कर लेगी। हकीकत ये है कि मेन चीज जो है उन जमीनों पे, उन जगहों के अवैध कब्जे, अवैध जो लैंडिंग है, अवैध जो मतलब ये है कि उसकी सौदे है, ये सब चीजें जो राज खुलेंगे जिन लोगों के नीचे कब्जे में। अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुपी नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं कि हैदराबाद में किस मुस्लिम बड़े नेता के पास कितने वक्त, कौन मतलब यह है कि मसलक ऐसा है जिस मसलक के पास जो है वो वक्फ की जमीन दबी हुई है, किसने वक्फ के ऊपर जो है वो कॉमर्शियल जो है बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। तो ये सब चीजें कोई छुपी नहीं, ये चीजें सब सामने आएंगी। तो इसमें जो है वो साफ पता चल जाएगा ये सब क्या नौटंकी, सिर्फ विरोध इस चीज का। दूसरी बात यह है, बड़ी स्पष्ट बात जो है सईद साहब ये निकल करके आ रही है, ये मामला धार्मिक भी नहीं है, भ्रष्टाचार की तो बात है, ये बात तो सरकार भी कह रही है और अब यूजर्स भी कह रहे हैं, कौम भी कह रही है, खुद दबे जुबान से वो खुद भी कह रहे हैं। भाई सभी अशराफ सबके कब्जे में तो नहीं है ना, लेकिन कम से कम नमाजी और मतलब ये मुसलमान तो बाकी अशराफ भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, वो भी उसके बहुत भोगी है। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर इसको इन लोगों ने पॉलिटिकल बना दिया, पार्टी स्टैंड बना दिया कि हमें तो विरोध करना है। तो ये जो पार्टी स्टैंड बना दिया, और आप ये देखिए कि और खुल करके बात आ गई, मैंने तो उस वक्त में बात कही थी आज से 5 महीने पहले कि ये चीज जो है वो पॉलिटिकल होकर के जाएगी, ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। नीतीश कुमार जी को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम आपको वोट नहीं करेंगे, है वहां क्या कहते हैं तेलुगु देशम को जो है वो उसमें जो है वो उनको जो है वो किया जा रहा है कि साहब आपको जो है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जो मुस्लिम सपोर्ट से सरकार वहां बनी है। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर देखिए पॉलिटिकल साफ साफ हो गई, बड़ा स्पष्ट हो गया। ये अभी रोजा अफ्तार में जो है वो बाकायदा जो है वो
इमारत शरिया ने जो है वो लिख करके कहा कि साहब हम जो है शामिल नहीं होंगे, जमीयतुल उलमा हिंद ने कह दिया हम शामिल। अरे भाई, ये आपको बुला कौन रहा है जो शामिल होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप रोजा इफ्तार है, आप सम्मानित जो है धार्मिक प्रतिनिधि हैं, आप उलमा हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप पहुंचिए उसमें। और फिर इस तरीके की चीजें करना, तो ये साफ पॉलिटिकल चीज हो गई। ये सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देखो भ्रष्टाचार पे मत बोलो, देखो कब्जों के ऊपर मत बोलो, हमारे हिसाब से इसको अमेंड कर दीजिए और हमारी जो है वो मान लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये स्थिति है, ये प्योर पॉलिटिकल है। ये इसमें अब कोई अंधा भी टटोल करके देखेगा तो पता चल जाए, पॉलिटिकल सारे दांत जो है वो दिखाई देंगे कि अंदर के कि ये क्या है, कैसे कैसे जज्बाती। अच्छा, इस्तेमाल क्या होता है, भूता किसका है? आप पूरे हिंदुस्तान में 10% हो, 10% में भी आप जो है वो कोई मतलब ये है कि एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। आपकी तकरीरें होती हैं तो वो कहते हैं वो मुसलमान, वो कहता है वो मुसलमान नहीं। बरेलवी देवबंदी को नहीं मानता, देवबंदी बरेली को नहीं मानता। और जब तबलीग वालों से कहा जाए, वो कहते हैं हम इनसे थोड़ा अलग है, हम जो है गैर सियासी हैं, ये कहते हैं हम सियासी हैं। सभी राज्यसभा के लाइन में लगे हुए हैं, सभी ऐसे हैं जो दलों में राज्यसभा के मेंबर रहे, सभी ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में जो है तर्जुमानी करते रहे। तो ये सब जो है एक कॉकस डेवलप हो गया है। ये तुष्टीकरण जो हुआ है, इसके लिए पूरी जिम्मेदार जो है वो सबसे ज्यादा जो वोट बैंक का जिसने इस्तेमाल किया है, कांग्रेस भी जिम्मेदार रही है। ये जो इन लोगों के फतवों के ऊपर वोट लेना एक तरीके की, मैं कहता हूँ, हरामखोरी रही। क्या आपको पैकेज में कुछ, आज कितने बुनियादी मामले पेंडिंग में? जी नहीं सर। कलेक्टर, जैसे कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर अधिकार देने के पीछे क्या तर्क है? क्या इसे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने का खतरा नहीं है? भाई एक बात बताइए जी, जमीन किसकी? चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे खेती की जमीन हो, चाहे मतलब ये निजी जमीन हो, चाहे बस्ती हो, चाहे जो कुछ भी हो, जमीन सरकार की है, ठीक है? और सरकार के पास उसका लेखा जोखा है। कलेक्टर आज का नहीं, अंग्रेजों के वक्त से लेकर के आज तक रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है। पावर उसकी डेलीगेट एसडीएम्स को होती है। एसडीएम की पावर जो है तहसीलदार को ट्रांसफर होती है। तहसीलदार की जगह पर नायब तहसीलदार होता है, लेखपाल कानूनगो होता है, पटवारी होता है। तो ये पूरा जो है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के सिस्टम कलेक्टर के अधीन है। कलेक्टर इज द क्राउन ऑफ दैट। तो अब कलेक्टर तो पहले भी था। पहले यह था कि वक्फ बोर्ड के आदेश को इंप्लीमेंट करने के लिए कलेक्टर की भूमिका थी। अब सबसे ज्यादा ये हुआ, भड़काया गया कि अरे साहब कलेक्टर हो जाएगा, जो कलेक्टर चाहे करेगा। क्योंकि अब आजकल जो है दौर वो चीज नहीं रही। आप देख रहे हो कि सरकारों का दबाव जो है कलेक्टरों पे हो, और कलेक्टरों का चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रशासन हो, कहीं ना कहीं थोड़े सिस्टम में जो है वो सरकार के प्रति ज्यादा वफादारी का जो है एक सिस्टम देखने को आ रहा है। थोड़ा चेंज है। सही। हालांकि अभी ये कैडर की जो सर्विसेज हैं वो उनमें इतना बिगाड़ नहीं हुआ। आज उसी वजह से सिस्टम है, उसी वजह से जब अदालत में जाते हैं और जब किसी को जिसके साथ नीचे अन्याय होता है ऊपर न्याय हो जाता है, वो फौरन बयान देता है कि साहब अभी तो न्याय बाकी है और साहब अदलिया ने ये किया है वो किया है। तो देखिए कलेक्टर पहले भी था, आज भी है। और जब इस चीज का जेपीसी ने, देखे जब जेपीसी बन गई, आपने सब वो बात कह ली। खुद अब सरकार ने ये कहा है कि कलेक्टर नहीं, हम गवर्नमेंट से एक अलग से आदमी जो है इस चीज में डाल देंगे रेवेन्यू का, जो उस चीज को देखेगा, एक कमेटी होगी। तो अब वो चीज भी नहीं है, लेकिन वो कमेटी भी जो होगी, हम कहते हैं कि एक आईएएस अफसर उन्होंने किया या पीसीएस अफसर किया, एडीएम रैंक का अफसर किया। तो वो अफसर जो किया, तो आ करके वो, अगर मान लीजिए मैं पीलीभीत में रहता हूँ, पीलीभीत में आया, तो वो जब रेवेन्यू की बात देखेगा या वक्फ का जो है मान लीजिए कि सर्वे हो रहा है, या वक्फ का जो है वो कोई काम होना है, या उसमें किसी तरीके के कमेटी में अमेंडमेंट होना है, या कोई डिस्प्यूट है, तो आखिर घुमा फिरा कर कलेक्टर की जगह आप कौन सा सिस्टम खड़ा कर लेंगे? क्या आप दूसरी कलेक्ट्रेट जो है बना लेंगे? क्या सिस्टम में इस तरीके की बेवकूफी की बातें हैं कि आप आएंगे वहीं पे ही? लेकिन कलेक्टर को उसमें जो है कुर्सी से हटाया है। जी, इसमें तो अधिकार की बात हुई।
जी, तो अधिकार की बात तो वो तो कमेटी की सरकार बात कर ही रही है अमेंडमेंट में कि एक कमेटी होगी, कमेटी में जो है महिला भी होगी, कमेटी में ओबीसी भी होगा। अच्छा एक बात बताइए कि एक बात भड़काने के लिए कही जाती है कि हिंदू इससे क्या मतलब, हम जो है उनके जो है मंदिरों में क्यों नहीं हो सकते, वो हमारे उसमें क्यों आने की बात करते हैं। तो ये सब देखिए भड़काने की बात है। आप यूपी का मान लीजिए वक्फ बोर्ड ले लीजिए, सरकार नॉमिनेट करती है, ये सरकारी संस्था है। इस वक्फ बोर्ड को आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ये कोई जो है वो दरबारी या मतलब ये है कि कुछ उस तरीके का है? ऐसा नहीं है, ये सरकारी एक बॉडी है और इसमें सरकार नॉमिनेट करती है। अब महिला की नॉमिनेट करने की बात आती है, यूपी में जो है एक मेडिकल डायरेक्टरेट की जो है एक लेडी अफसर जो है वो यूपी वक्फ बोर्ड की मेंबर है। भले ही ये लोग अपने जो है वो साइलेंट वे में जो है कहाँ दस्तखत करना है क्या नहीं, क्योंकि वो उस चीज को जानते नहीं। तो अब सवाल ये है कि इसमें अगर ओबीसी या मतलब ये मुस्लिम महिला होगी तो वो कम से कम जो है वो रोजा, नमाज, ज़कात और ये वक्फ और ये सब चीज अपनी जगह जानेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो हो तो ये इसमें है। अब वक्फ का कमिश्नर जो है कलेक्टर होता है, कलेक्टर आप मुस्लिम कहाँ से लाइएगा। आज जो है वो मान लीजिए 75 जिले हैं यूपी में, 75 जिलों में जो है वो मुश्किल से 3-4 जिलों में जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे। फाइल जो है थ्रू माइनॉरिटीज जाती है। कोई भी अल्पसंख्यक की बात आप करेंगे तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का होगा। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के आप जो है गैर मुस्लिम है सब। 75 जिलों में 72 जिलों में जो है गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, आप कह दिए नहीं साहब हम इसको नहीं मानेंगे, तो ये तो सब बेवकूफी की बात है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम आप अपने धर्म पे कायम रहिए, आप अपने जी धर्म का पालन कीजिए। और इस तरीके का माहौल बना करके सिर्फ आप जो है वो हिंदी जारियत को आप बढ़ावा देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। अभी देखिए एक जगह पे 4 आदमी है और एक जगह पे 40 आदमी है और वो 4 आदमी बुरी तरीके से गालियां बक रहे हैं। तो कह रहे हैं अब की अगर मारा तो तुझे हम बहुत मारेंगे। उसने कहा भाई चुप जा, नहीं तो बहुत पिटेगा। उसने कहा भाई ठीक है अब की कह लिया, अब की कहोगे तो हम वाकई में मारेंगे। तो ये इस तरीके से आ मार वाले जो ये सब चीजें है ना, ये जज्बाती तकरीरें हैं। और इसमें इस्तेमाल किसको होता है? मदरसे में कौन है? पसमानदा मुस्लिम। आप जरा सा गौर कीजिए। और भड़कावे में कौन आता है? पसमानदा मुस्लिम आता है। अभी नागपुर में जिसकी मौत हुई है, ये औरंगजेब वाले मामले में जो चल रहा है, वो किसका हुआ? पसमानदा की मौत हुई। इरफान संभल में किन लोगों की मौत हुई? पसमानदा की मौत हुई। उसके बाद आपने कुर्ता झाड़ा और झाड़ के कह दिया साहब शहीद हो गए। अब हम बहुत खुश हैं पसमानदा के साहब, अरे भाई हम शहीद हो गए, हम सीधे जन्नत पहुंच गए। हूर भी वहां पर है, अंगूर भी है और सारा सब कुछ है, फलों का इंतजाम है। तो ये सब चीजें जो है ये आप समझ लीजिए खुली दीन के ऊपर डकैती है। और ये चीजें जो है वो नहीं पसमानदा को, इसीलिए तो हम लोग जागरूक कर रहे हैं सामाजिक तौर से, राजनीतिक जी तौर से, भागीदारी के तौर पर ये सब हो रहा है जी। तो कोई कलेक्टर वाली जो जी है ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें अमेंड हुआ है और एक अधिकारी अलग से जो है वो उस चीज के लिए है। लेकिन मैं जो उसमें आगे जो बहस को बढ़ा रहा हूँ वो ये बढ़ा रहा हूँ कि अगर पीलीभीत में उसको आना होगा, आपके रांची में उसको जाना होगा, तो रांची के जो रेवेन्यू का अधिकारी कलेक्टर है, क्या उसके बगैर काम हो जाएगा? क्या उसके बगैर उसके कलम के चिड़िया के कुछ होगा? वक्त सर्वे भी होता है, नहीं तो सर्वे का वक्त का बोर्ड का इंस्पेक्टर होता है और रेवेन्यू की टीम होती है। उसके बाद एसडीएम और डीएम की चिड़िया बैठ करके जो है वो वक्फ बोर्ड में चला जाता है। तो वक्फ तो एक सरकारी संस्था है, वो अपने सिस्टम जी में जो है भ्रष्टाचार को खत्म कराना चाहते हैं, तो उस पर वो हल्ला क्यों है? मेरा मकसद तो इतना है जी। सही सर। जी आपके अनुसार जी, कलेक्टर ये की बात आपके जी अनुसार यह नया बिल वक्त जी आपके अनुसार यह नया बिल वक्त संपत्तियों के प्रबंधन करें। और पारदर्शिता पे कैसे सुधार लाएगा? इस पे कैसे सुधार आएगा? देखिए बात सब कुल मिलाकर घूम फिरा करके ट्रांसपेरेंसी पे है। जितने भी, मैं चूंकि सोशल डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, रूरल डेवलपमेंट मेरी एक हॉबी है और मैंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम किया है। बड़े बड़े योजना आयोग के जो है पूर्व सचिव के साथ हमने प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैं ये तो जानता हूं कि देखिए कि पारदर्शिता जो है वो अपनी जगह भ्रष्टाचार को कम करने की एक साधन है, एक कंपोनेंट है।
तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर पावर बहुत ज्यादा आपने कर दी किसी को, तो वो पावर का दुरुपयोग की संभावना तब होती है जब आप उसको बिल्कुल सौंप दें। जैसे बादशाह हो गया, अब ये बादशाहत नहीं है, तो जमहूरियत है। पावर पार्लियामेंट को है, प्रधानमंत्री को तो नहीं है। अभी आप मान लीजिए कि ये अपनी जगह पारदर्शिता की जो बात है, वो अपनी जगह भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पारदर्शिता एक उसका कंपोनेंट है। पर 80 करोड़ जो है वो लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता हो, उस 80 करोड़ में पसमानदा मुस्लिम भी है, पसमानदा हिंदू भी है। तो अब आप देखें कि ऐसी जगह पर जब वक्फ बोर्ड जैसा, वक्फ जैसी प्रॉपर्टी खुद मुस्लिम ने सोशल जस्टिस के ऊपर जो है वो उसका एक क्लास बनाया हो, और उसमें अगर भ्रष्टाचार हो, उसमें कब्जे हो, उसमें बेनामी कब्जे हो, उसको गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया हो, पता चला कि उसका फायदा जो है उसी के परिवार के लोग, जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो वक्फ कर गए उस जगह पर। कितनी चीजें ऐसी, कितनी मिसालें बाहर निकल करके आएंगी। ये पास तो होने दीजिए कि जिसमें पता चला कि उनके रिश्तेदार यहाँ पे जो रुक गए वो उसका जो है फायदा उठा रहे हैं। वक्फ का जो है वो मान लीजिए ऑडिट होता है, तो पता चला कि अगर 150 एकड़ जमीन का मामला है, तो पता चला कि वो जो है उसका जो है 2-3 हजार रुपया जो है इनकम दिखा रहे हैं, बाकी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें खुल करके आएंगी, तो पारदर्शिता अपनी जगह पे बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होगी तो वक्फ बोर्ड का जो है, अभी मुझसे जो है वो दिल्ली के पार्लियामेंट में जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो मुझसे कुछ जेपीसी के मुस्लिम सांसदों ने और तृणमूल वालों ने ये पूछा कि साहब आप वक्फ बोर्ड की इनकम कैसे बढ़ेगी? घाटे में है, तनख्वाह नहीं निकल रही है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, कब्जे खूब हो रहे हैं, पावर इतनी दे दी कि वही कमेटी बनाएगी, वही कमेटी को भंग करेगी, वही जांच करेगी, वही ऑडिट करेगी, वही मुकदमे सुनेगी, वही सब कुछ करेगा। तो अब सवाल ये है कि जब इतनी पावर आप दे देंगे तो सिवाय भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी से बहुत सी चीजें साफ होंगी और वक्फ बोर्ड मजबूत होगा। और जब मजबूत होगा, 2.5% खाली जो है वो जो वक्फ की जो इनकम होती है, वो उसका 2.5% जो है वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। वो अपनी जगह पर जो है उसका हिस्सा जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल काम करती है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी मजबूत होगी। सरकार उसमें जो है मैचिंग शेयर ज्यादा से ज्यादा मिला सके। तरीका ये है कि आप कुछ मिलाइए, कुछ सरकार मिलाए। तो नए नए प्रोजेक्ट्स है, नए नए एजुकेशनल, देखिए जब ये बात हो गई सच्चर कमेटी में भी और इन सब जगहों पे सब चीज मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन कुछ ठोस काम हो तब ना। तो उस लोगों की इस तरफ निगाह ही नहीं है। लोग नहीं ये जानते कि हाँ के सच्चर कमेटी ने खुद ये आइडेंटिफाई किया। वो तो कांग्रेस सरकार की बात है। चलिए आज सरकार ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो है, वोट बैंक के ऊपर जो है वो है। आप जो है वोट ही नहीं, जब वोट ही नहीं देते हैं तो अब सवाल ये है कि वहां पर जो है एक अलग सिनेरियो जो है पॉलिटिकल निकल के आया है। लेकिन सच्चर कमेटी ने तो ये कहा कि वक्फ के पास जो है बहुत संपत्ति है, जिसको जो है वो एक अच्छे प्रोजेक्ट्स और तमाम गरीब और पसमानदा मुसलमानों का बहुत कुछ हो सकता है, इससे भला हो सकता है एजुकेशन और तमाम चीजों पे, हेल्थ में और इन सब चीजों में जिसमें हमारा जो है इंडेक्स गिरा हुआ है, संभल सकता है। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ कि कुछ इससे लोग पारदर्शिता लेकिन है। कुछ जी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप सरकार के साथ मिले हुए हैं। इस आरोप पर आपका क्या कहना चाहेंगे? हर गरीब जरूरतमंद सरकार से ही उसको मिलता है, चाहे वो रिलीफ प्रोग्राम हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो। देखिए हिंदुस्तान से ज्यादा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसी मुल्क में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है, देखिए हम लोगों को भी सरकार से, हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में है और ये शायद पहला नेशनल लेवल का नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ जो है काम ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने पसमानदा महाज का काम शुरू किया, बनाया, लेकिन उनकी पहचान जो है वो खाली राज्यसभा की वही ललक रही जो अशराफी संगठनों की, जो उलेमाओं की, जो आप ये समझ लीजिए देवबंद की और बरेलवियों की। बरेलवी एक समय तक जो है वो एमएलसी नॉमिनेट होते रहे, देवबंद से भी जो है वो आप देखिए कि राज्यसभा ये सब होते रहे। उबैदुल्ला आजमी ने तो जिन्हें कितने दल में जो है वो राज्यसभा घूम आए। तो यही चीज आप समझ लीजिए कि इसमें थी। तो ये मैं नहीं समझता कि ये लोग भी उसमें जो है जा करके जम हो गए।
और उस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा। तो हम लोग जो है नॉन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है। तेलुगु देशम में वो जी तेलुगु देशम का नाम आ गया, किसी जगह किसी पार्टी की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है। तो जो कमजोर वर्ग है उसको तो उस सरकार से ही रखना है। झारखंड में अलग की सरकार है, आपके रांची में ट्राइबल्स की सरकार है। जी आप ये देखिए वहां पर जो है वो पसमानदा अपनी जगह पर जो है वो जब ये विमर्श आगे बढ़ा है तो आप देखिए आज के मिनिस्टर जो है वो पसमानदा वर्ग से है। तो ये सब अपनी जगह पर हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, तब तो उस चीज को मिल रहा है, हम उस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। बिहार में जो है वो आप देखिए सोशल जस्टिस के ऊपर जो है कितना काम हुआ है, वहां की जमीन से सोशल जस्टिस निकलता है। उत्तर प्रदेश में जी आप आइए तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी के नाम के ऊपर जो है वो ओबीसी के साथ ही छलावा होता है। 16% पसमानदा जी ओबीसी है, उसकी कहीं गिनती नहीं है। 4-6% अगर कोई क्या आपको लगता है ओबीसी जो है जी जी क्या क्या चीज। आपको लगता है कि यह क्या आपको लगता है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए अभी पारदर्शिता की बात ने आपने कही, हमने हम्म उस बात को कहा कि जो मेन शोर हो रहा है वो भ्रष्टाचार को मिटाने का हो रहा है। मिटाने का नहीं तो कम करने का हो रहा है, उजागर करने का हो रहा है। तो कम से कम इस चीज को आने तो दीजिए। अगर वो चीज जो है वो उजागर होने की बात हो रही है तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई अंतिम लीक है, कोई पहला अमेंडमेंट हो रहा हो वक्त में है। दसियों अमेंडमेंट हो गए ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आज तक, दसियों कानून बन गए, फिर और कानून बन जाएगा अगर कोई कमी होगी। लेकिन अगर पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, अवैध कब्जों को दूर करने के लिए, वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए, पसमानदा को शामिल करने के लिए, महिलाओं को शामिल करने के लिए, पारदर्शिता के लिए अगर कोई चीज आ रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर आप सही मानों में मुसलमानों के हितैषी हैं और अगर आप अपने डिफेंस में कोई चीज करते हैं तो अब तक जो राजनीति होती चली आई वो अपनी जगह पर अब नहीं चल पाएगी। पसमानदा और स्टेक होल्डर्स है वो जाग चुका है। अब आप देखिए हम लोग जो है जी वो हम लोगों ने काम जो है वो ज़कात का भी शुरू कर दिया है। जो 5-5 हजार रुपया लेने के चक्कर में रेहड़ी वाले हैं, गरीब मुस्लिम हैं जिन्हें परेशानी होती है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं जानते, कर नहीं सकते, डरते हैं, मिलता नहीं है। तो आप देखें कि हम लोग जो है इस तरीके का भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को जी मदद करें, उनको जो है वो पैसा जो है वो छोटे-छोटे लोगों को इसको करके जो करें। तो जी इस चीज में जो है कामयाबी मिल रही है हमको और आगे कामयाब होंगे। तो जो भी वक्त जी गरीब मुसलमानों के लिए है उसके लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वो नॉन पॉलिटिकल रह के करेंगे, चाहे वो बीजेपी जी हो, हमें कोई उसमें भी वो नहीं है। ये सियासत वो लोग जाने जो निगेटिव वोटिंग करते हैं, जो भड़काने की बात करते हैं, जो जी किसी दल विशेष के लिए फतवे जारी करते हैं, ये उनका सियासी रुख है, हमारा नहीं है। जी जी वक्त सही से। संपत्तियों जी वक्त का जो संपत्ति है, जो जानकारी को जो डिजिटल करने का क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं डिजिटल करने से? वक्त देखिए डिजिटल लगभग हो चुका है, करने से हम्म नहीं बल्कि मैं आपको जानकारी दे दूं, हम्म डिजिटल अपनी जगह पर है। लेकिन डिजिटल में जो मैंने देखा है तो उसमें हम्म जो है वो खाली वक्फ नंबर दिया है। सवाल इस बात का है कि उसमें इस चीज का नहीं दिया है कि ये प्रॉपर्टी कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी कमेटी कौन सी है, इसमें वक्फ की आमदनी कितनी है। तो जब आम आदमी उस चीज को मान लीजिए ऑनलाइन वो देखना चाहता है तो ऑनलाइन उसने जो है वो वक्फ नंबर मान लीजिए 140 देखना शुरू किया। तो 140 में जो है उसको ये है कि साहब ये मस्जिद है, या ये कब्रिस्तान है, या ये मजार है, या ये मदरसा है। तो ये खाली देना अपनी जगह पर इतना डिजिटलीकरण है, इसको जो है वो और थोड़ा वसी होना चाहिए। और ये बात हमने जो है इसमें कही भी है, हम चाहते हैं कि ये सब चीज हो और जो वक्फ हो वहां पर एक बोर्ड होने। आपने लखनऊ में देखा होगा और जगहों पे बड़ी बड़ी जो जगहें हैं जिन पे दुश्मनों का इंक्रोचमेंट का खतरा है या अपने ही लोगों से खतरा है, पार्टी बंदी का है, तो वहां पे लोगों ने तो लिख करके हटा दिया है ये वक्फ की संपत्ति है, ये बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अपने मतलब के लिए।
हकीकत यह है कि डिजिटीकरण हो जाएगा तो उसके बाद में जो है ये चीज होगी कि हमको ये बात होगी कि इसका मुतवल्ली कौन है, कमेटी कौन सी है, ये रकबा कितना है, तो आदमी ये समझेगा कि हाँ साहब ये रकबा है, इतना इसकी इनकम होना चाहिए, इनकम कम दिखा रहे हैं। तो ये चीज अपनी जगह पे थोड़ी, जो अभी ट्रांसपेरेंसी आपने कही थी, और ज्यादा बढ़ेगी। ये चीज होना चाहिए। ये दौर अब आजकल जो है वो छुपाने का नहीं है, कोई चीज छुपती नहीं है, और ज्यादा डेवलप होकर के आए, आदमी को पता हो कि साहब कौन है, क्या है, कितना इसकी इनकम है, और क्या इसमें जा रहा है, क्या नहीं है। तो ये सब चीज जो है वो होगी, और इससे बड़ा फायदा मिलेगा ट्रांसपेरेंसी में। जी जी, इस बिल के विरोध में जो मुस्लिम समाज में असंतोष है, उसके बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं तो नहीं समझता कि असंतोष है। एक कुछ है ऐसे अशराफी संगठन? संस्थाएं, जी अशराफी हम्म, संस्थाएं, और वो लोग जिनके ऊपर वक्फ के जमीनों का, प्रॉपर्टियों पे कब्जे के आरोप है, जो अपने बचाव के लिए तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने भीड़ इकट्ठा करने के लिए अपने अपने मदरसों के बच्चों को तख्तियां लेके खड़ा कर देते हैं। उन बच्चों से जब मीडिया पूछती है कि आप यहाँ किस लिए आए, बोले वो मंच के ऊपर, माइक के ऊपर जो हमारे नेता बोल रहे हैं वही है। तो उनका भाई ये बताओ तुम किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनका ये तख्ती आप देख लीजिए, हमें नहीं पता, हमें यहाँ बुलाया गया है। तो ये सब अपनी जगह पर ये है कि जैसे कि कोई अपनी जगह दुरुपयोग करता किसी चीज का, उस तरीके का दुरुपयोग हो रहा है। ताकत पसमानदा से ही इनको मिली। आप ये बताइए, जो जीत करके पहुंचते हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बंटवारे के वक्त हुआ। मुश्किल से उस वक्त जो है वो 21 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आए थे। अगर यही हालात रहे तो आप ये देखिए कि ये जो लोग जीत करके पहुंचते हैं, इनकी स्थिति ये है कि ये उन्हीं वोटों से जीत करके पहुंचते हैं, और उन्हीं के ही साथ जो है वो मक्कारी, दगाबाजी और उनके सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के प्रति लापरवाही। हम कहते हैं कि अगर आप जो है वो मजहबी लीडर हैं और आप मुसलमानों की बात करते हैं, तो आप 341 में आपने जोर किया होता, आपने जी, पार्लियामेंट में जो है वो दलित मुस्लिम की बात की होती, आपने जो है वो 340 में आपने ओबीसी को, जो 27% मंडल कमीशन के बाद में हुआ है, और जितने भी बिहार और आपका यूपी खास तरीके से, इन जगहों पर जो मुस्लिम ओबीसी है, उनके संख्या के हिसाब से उनको हिस्सा नहीं मिला है। एक तो 54% पहले थे, 27% रिजर्वेशन मिला, और 27% में भी 16% वाला बाहर है, और 6% वाला यादव सबसे आगे है। तो ये सब जी, जो इनजस्टिस है, इनके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है, मुस्लिम वेलफेयर की जरूरत है, तमाम तरीके का जो है वो, आप उसके लिए कभी आवाज आपकी नहीं आती। आप उनका जो है धर्म के नाम के ऊपर एक धर्मान तरीके से जज्बाती तकरीर करके आप उनको जो है बरगलाते हैं, उनके अशिक्षा क्या का आपको फायदा लगता उठाते। है? जी, जी, क्या आपको लगता है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या लगता है? धर्म, देखिए देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, हम एक बात बताएं, देखिए इसमें बहुत कहा गया कि आपकी मस्जिदें जो है कब्जा हो जाएंगी, आपके कब्रिस्तान। देखिए ये दौर प्राइवेटाइजेशन का है। सरकार अपना हाथ हर चीज से उठाती चली जा रही है, और वो ये चाहती है कि ये लोग खुद इसको मैनेज करें। सरकार सिर्फ एक वॉचमैन की तरीके से रहना चाहती है। किसमें सरकार में जो है वो ये होगा कि साहब वो मस्जिद का जो है वो इंतजाम करें, अपना तो हो नहीं पा रहा। तो ये सब कुछ नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि इससे जो है कुछ लोग के पर्दे जी, खुलेंगे, भ्रष्टाचार खुलेगा, और खुलने के बाद वो रुसवा होंगे समाज के सामने, नंगे होंगे। तो इस वजह से ये शोर शराबा है। आप देखिए कि पसमानदा अब बहुत जागरूक हो गया है। इन भीड़ों में जी, आपने देखा होगा नहीं पहुंचे। ये बहुत जी, बड़ी साजिशें हो जाती है, जितना जोर लगा रहे हैं, अभी और जोर लगेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई अब शहीद होकर के इनके कहने को पकड़े, क्योंकि ये ना कुरान पे चलते, ना हुजूर के जो आखिरी खुतबे पे चलते, न ये ज़कात में उसका चलते, न ये वक्फ में चलते। तो ये किस बीच के, किस बात के मुस्लिम रहनुमा, मेरी समझ में नहीं आता। इनसे जी, जो है वो कौन मतलब ये है कि सेटिस्फाई है। लेकिन जैसे जैसे
पसमानदा विमर्श आगे बढ़ेगा तो ये सब साफ हो जाएंगे, ये नहीं दिखाई देंगे। आज पसमानदा के पास जो है वो इंटेलेक्चुअल्स भी है। आज सारा इंटेलेक्चुअल्स पूरे हिंदुस्तान का एक हो रहा है और वो ये कह रहा है कि हाँ ये सब इस तरीके की चीजें जो है ये गैर इस्लामी जो राइज हो गई हैं, जो तमाम मसलकों में पसमानदा को फांस करके जो है इनके तो अपनी जगह पर जो है जैसे कि आप अलीगढ़ को ले लीजिए, सर सैयद अहमद ने कहा कि इनको जो है पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इनको मॉडर्न एजुकेशन न दी जाए। आज सरकार जो है मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की वजह तो मिर्चें इनको क्यों लगती हैं? ऐसी क्या बात है, मॉडर्न एजुकेशन दीजिए ना। आप तो मसलकी एक प्लाटून तैयार कर रहे हैं कि जहां अगर मौका पड़े तो कह दिया सरकार के खिलाफ खड़े होना है। अब जुमे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इन लोगों का ये भी है, धर्म के नाम के ऊपर जुमे की नमाज को जो है आदमी पढ़ने आया, उसमें एक जोशीली तकरीर कर दी, उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद हो चलो बाहर। अब वो इतना उनको हीटअप कर दिया कि वो जब मस्जिद से गेट से बाहर निकले तो उनसे जैसे चाहोगे से कहलवा लो। उसके बाद जो है लाठीचार्ज हो गए, पिट गए, मुकदमा दर्ज हुआ और मियाँ अपनी जगह पर है, उलमा अपनी जगह पर तकरीर करने वाला कहता तुम जानो तुम्हारा दीन जाने भैया, हमने ये थोड़ी कहा था तुम जो ऐसा कह देना। तो ये सब चीजें अब जो है नुमाया होने लगी हैं। हम जागरूक हो गए हैं। सरकार की जो जितनी भी नीतियां हैं वो उनसे आज पसमानदा जो है वो बहुत आगे बढ़ा है। ऐसी बात नहीं, चलिए बहुत बुनियादी बहुत चीजें शुक्रिया। बहुत अभी हैं। तो अब जी सब जान रहे हैं, सब जान गए हैं कि अंदर जो है वो बीड़ी पी जा रही है, बाहर कुछ और है, पर्दा हटता पता चला कि ये जो है वो तो चलिए, ऐसा परवेज हनीफ कुछ साहब। नहीं। जी परवेज हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जो आपका भी आपने शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम समय दिया। दिया। जी जी। जी जी। अब ये देखिए कि और एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि देखिए हम्म, 370 पे बड़ा हो हल्ला हुआ। इस मुल्क की 30-40 साल सियासत जो है कश्मीरी हमदर्दी पे अशराफों ने किया था। 370 हो गया, चीखे चिल्लाए, कहीं कुछ हुआ है? तलाक वाला मामला था, इन लोगों ने मिसगाइड किया, मदों का हट कितने के हो जा रहा पसमानदा फैमिलीज है। जी बर्बाद हो गई इनके कहने से। मैं मेरे पास जो है प्रोजेक्ट भी रहा एक हम्म। इसका, ये दहेज का और इस चीज का जो मतलब ये है कि तलाक वलाक का होता है सोशल। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर हम लोग इस तरह की जो है रहेगी टॉपिक, तो उसमें इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे परवेज हनीफ साहब। तो जी उसी तरीके से ये भी चीज खत्म हो जाएगी, ये बिल पास होगा हाँ और ये लोग समझ गए कि सियासी ब्लैकमेलिंग हो रही है, सरकारों को जी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब आप देखिए, और फायदा नाम किसका? पसमानदा का। बताते जी ये है कि हम इतने मुसलमान हैं, अंदर से जी। कुछ नहीं, बाहर से समय खरबूजा का अंदर से तकाजा है संतरा। हनीफ साहब, परवेज हनीफ साहब। जी, अभी बहुत समय बहुत का शुक्रिया। तकाजा है, काफी लंबा समय है ना, और भी है जी, काम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर हम लोग फिर बात करेंगे इस तरह के वीडियो पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है। हमारे व्यूअर्स को भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और जो हमारे नए नाजरीन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इस तरह का ख्यालाती और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। अभी के लिए चाहूंगा अलविदा, सबा खैर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया।